बात करें तो हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हुआ ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यहाँ से हम लोगों का पूरा डिस्कशन हुआ और अब एंड जो कर रहे हैं हम यहाँ कर रहे हैं एंड भगवत गीता। हेलो, आज हम सब एक बहुत ही क्रिटिकल और मेजर इशू कह सकते हैं इसके साथ आए हुए हैं इस पर बात करने के लिए। और ये मेजर इशू आज सिर्फ बड़कागांव की नहीं है, हजारीबाग का जो बड़कागांव प्रखंड है उसका नहीं है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। और इस चूँकि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं तो भाई इधर की जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बात करना चाहिए। अब देख रहे हो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये है ग्राम सभा का पिक्चर और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मेनली अधिकार, संघर्ष और न्याय की बात होगी यहाँ पर। अधिकार था, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बाद न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी जो फेज़ चल रहा है वो संघर्ष के चल रहा है। अधिकार तो मिल चुका है, अभी संघर्ष का फेज़ है और न्याय की डिमांड कर रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं। तो इसमें ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ब्रॉडली में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ कोल माइंस है जैसे बादम गोंदलपुरा, बड़कागांव, पकरी, बरवाडी, इन सारे कोल माइंस में अभी जो चर्चा में है वो है बादम गोंदलपुरा कोल माइंस, अडानी ग्रुप के वजह से। ओके, कहाँ है ये लोकेशन पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। कुछ इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुए, किस तरीके से प्रॉब्लम नए नए तरीके से आ रहे हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। इन जो चीज़ें हो रही हैं उनसे इन्वायरमेंटल डैमेज क्या हो रहा है, पर्यावरण की क्षति किस तरीके से पहुंच रही है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां जो हैं उस पर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या है। और एक क्वेश्चन के साथ हम छोड़ेंगे कि जो ये हो रहा है वो एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण हो रहा है या विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इस क्वेश्चन के साथ हम छोड़ करके जाएंगे, ये डिसीजन आप लोगों को करना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात ही करें कि भैया ये बादम गोंदलपुरा कोल माइंस आखिर इतने न्यूज़ में है क्यों, चर्चित क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इतनी बातें हो कि यार क्यों रही हैं। तो ये बात स्टार्ट होती है 2020 से, जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को गोंदलपुरा माइंस को लेने की बात होती है। ऑक्शन होता है, ऑक्शन में अडानी ग्रुप्स इस गोंदलपुरा माइंस को जीत जाती है। तब से ये न्यूज़ में चलता है। ये न्यूज़ दिख रहा है 2022 का, अक्टूबर 2027 का है। झारखंड अडानी गोंदलपुरा कोल प्लाइन फेसेस लोकल रेजिस्टेंस, पुलिस गनशॉट, कहाँ, झारखंड में। 2 साल हो चुके हैं, अभी भी विलेजर लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। झारखंड, फार्म लैंड एंड वाटर एट स्टेक, लोकल प्रोटेस्टर्स, अडानीज कोल वेंचर। ओके, गोंदलपुरा कोल माइनर्स गवर्नमेंट सेंट पुलिस पैकिंग बाई फेस्टी फार्मर्स। गोंदलपुरा मतलब इन सारे कंटेक्स्ट में हम देख सकते, इन सारे कंटेक्स्ट के साथ हम आज बात करने वाले हैं क्योंकि पूरी तरीके से ये न्यूज़ में है पिछले 5 सालों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझते हैं। अगर इन सारे का देखो, भैया फार्मर लैंड की बात कर रहा है, गोंदलपुरा में सारे कोई विलेजर्स की बात कर रहा है, विलेजर्स के लैंड एक्विजिशन से ही मेनली ये बात है। तो पहला हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली में ये जो लैंड की बात हो रही है, लैंड है क्या, लैंड उस इंसान से बिलोंग करता है, लैंड सरकार की है, किसकी है ये ज़मीन। ठीक है, यहाँ पर ही देखे होंगे ना, ये जल जंगल ज़मीन हमारा है, एक्चुअली में है किसका, इस चीज़ को भी देखने की बात आती है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस वापस जाओ। ओके, आगे बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो स्टार्ट होती है बात जब हमारा देश आज़ाद होता है। हमारा देश आज़ाद होता है और हम एक संवैधानिक देश बन जाते हैं, हम संविधान से चलने वाले बन जाते हैं, संविधान को हम लोग मानने लग जाते हैं। बात है 1950 से 1978 तक की। उस वक्त जो अभी लैंड है, जो ज़मीन है, वो उस वक्त हुआ करता था फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार था। फंडामेंटल राइट में मतलब मौलिक अधिकार, उससे आपको कोई छीन नहीं सकता है। मतलब आपका ज़मीन आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। अगर उसको ले भी रहा है तो उसके लिए एक फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, जस्ट कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो उसके मुताबिक मतलब कि वहाँ का जो ज़मीन है उसका जो सही प्राइस होगा वो उसको देना पड़ेगा। सरकार ले रही है, सरकार को आपको देना पड़ेगा। ये होता था फंडामेंटल राइट। ठीक है, जबरन नहीं ले सकती है। पार्लियामेंट लॉ बनाए, प्रोसीजर बनाए और प्रोसीजर के साथ चाहे तो वो ले सकती है। तो इस तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त लैंड जो है उसको रखा गया आर्टिकल 19(1)(f) में। उस वक्त हर एक नागरिक जो भारत का था उसको ये अधिकार था कि वो ज़मीन रख सकता है, ठीक है, कहीं से एक्वायर कर सकता है, ले सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है। आर्टिकल 31 भी था वहाँ पर ही। आर्टिकल 31 में ये कहा गया कि कोई भी पर्सन को किसी भी तरीके से उसके ज़मीन से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कि पार्लियामेंट लॉ बना ले और उसके बाद कर सकती है, लेकिन ध्यान ये रहे कि उसमें उसका एक
जस्ट कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब कि उसको एक कंपनसेशन मिलना चाहिए और वो न्याय उचित हो, ठीक है, इस तरीके से चले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इंसान आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोचा चले, ठीक है, और वो लोचा 50 से 78 तक के दरमियान चला। फिर लास्टली 1978 में, ठीक है, 44 अमेंडमेंट आता है, 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 19(1)(f जो एक्वायर होल्ड करने की बात करता है कि आप ज़मीन रख सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 31 को भी डिलीट कर दिया गया। ये अधिकार देता है कि भैया, ये भी बात की कि एक पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, तो उस चीज़ को भी डिलीट कर दिया गया। और एक नया लॉ को, एक नया कानून को ऐड किया गया भारत के संविधान में। उस कानून में जब ऐड किया गया तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था उस वक्त आर्टिकल 300A में डाल दिया गया उसको। और इस तरीके से फंडामेंटल राइट जो था हमारा लैंड का, राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको अब लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार, ठीक है। और क्या लिख दिया गया? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी लॉ। किसी भी व्यक्ति को विधि के प्रतिकरण के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये लाइन लिख दिया गया। रिजल्ट के तौर पे देखने के लिए मिला कि भैया पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1978 से पहले, लेकिन 1978 के बाद अब जो है लैंड जो है राइट टू प्रॉपर्टी है वो अपना क्या बन चुका है? लीगल राइट बन चुका है। तो इसके दरमियान में कुछ केसेस भी आए, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस से स्टार्ट होता है 1951 से केस, और उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो कहती है कि भैया फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, सुधार कर सकती है। तो उस वक्त जो है प्रॉपर्टी राइट थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है। फिर गोलकनाथ केस आता है, फिर केशवानंद भारती केस आता है, और लास्टली जो अभी हम लोग 44 अमेंडमेंट की बात करें, केशवानंद भारती बहुत बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वो आर्बिट्ररी लॉ से प्रोटेक्शन करता है किसी भी सिटीजन को, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब कि जो न्याय उचित हो, वो जो अन्याय उचित ना हो, ठीक है, उसके विपरीत में जा रहा हो, तो उस चीज़ से बचाने की काम करती है। तो इस तरीके से तो एक कंटेक्चुअल देख ले कि भैया पहले ज़मीन आपका हुआ करता था, आपको कंपनसेशन दिया जाता, लेकिन अब जो है वो सरकार के उचित में लिए। एक लार्जर स्पेयर में बात करें, ब्रॉडर स्पेयर में बात करें, तो लोगों के हित में लिए, अगर बड़े लोगों, बहुत सारे लोगों का अगर हित हो रहा हो तो सरकार ले सकती है, उसके लिए आपको फेयर कंपनसेशन देगी। ओके, तो कोल की बात हो रही है क्योंकि अडानी तो गोंदलपुरा, बड़कागांव, ये सब में कोल का ही बात कर रही है, कोल निकालने के लिए ही बात कर रही है। तो कोल एक्सट्रैक्शन और ये इतना कोल का इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है? तो पहले कोल के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ठीक है। कोल का इंपॉर्टेंस, आज हम लोग एक ऐसे समय में पहुंच चुके हैं, मॉडर्न युग में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर आपका बिना लैविश स्टाइल के आप रह नहीं सकते हो। आपको फ़ोन चाहिए, आपको फ़ोन के लिए 5G टावर चाहिए, 5G टावर्स, 6G टावर्स, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बहुत अच्छा ट्रेन की सुविधा चाहिए, बहुत अच्छा एरोप्लेन चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको 24 घंटा आप जिस घर में हो उस घर में बिजली चाहिए, उस बिजली से आप हमेशा एसी, फ़ैन, कूलर, जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो सब कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज का समय ऐसा है कि बिना आप इसके इलेक्ट्रिसिटी के आपका जीवन लग रहा है कि व्यर्थ है। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। अब ये सब कुछ जो बन रहा है, जो भी है, वो इनडायरेक्टली कहें तो भैया कोल पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है कोल क्या कर रहा है, हमें एनर्जी देने का ही काम कर रहा है। अब बेसिकली इंपॉर्टेंस महत्व को समझो तो देखो क्या बोलता है कि भैया ये एक अफोर्डेबल, रिलायबल और कांस्टेंट पावर है। कांस्टेंट पावर इसलिए भी कह रहा है, रिलायबल, अफोर्डेबल मतलब कि सब कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, उसके हर एक कोई के कैपेसिटी में है कि हाँ हम इस एनर्जी को ले सकते हैं। और रिलायबल भी है, भरोसेमंद, ठीक है, भरोसा हम कर सकते हैं कि ठीक है चलेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। और कांस्टेंट पावर है। कांस्टेंट पावर है कहने का मतलब है कि जैसे कि सूरज हो गया, जैसे कि हवा हो गई, अगर बारिश हुई तो सूर्य की रोशनी जा सकती है, लंबे दिनों तक अगर वर्षा होती रही तो सूर्य की रोशनी जा सकती है। और अगर हम विंड की बात करें, हवा की बात करें, तो विंड जब हम लगाएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, कभी विंड आए ना आए, इस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन जो कोल वाला है, ये चूँकि हमारा भारत जहाँ पर ही है, वो बहुत बड़ा रिजर्वेयर है कोल का, ठीक है, मिनरल्स का। तो यहाँ से इसको आसानी हो जाता है कि भाई कोयला जो है वो एक्सट्रैक्ट करो और उसकी से एनर्जी का प्रोवाइड करो, ठीक है। तो भैया सबसे पहला कि भैया कोयला बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो है भाई, हमारा जो नीड है, हमारी जो ज़रूरतें हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। और इस तेज़ी से बढ़ते हुए नीड को हम लोगों को, इकोनॉमिक ग्रोथ जो लेकर के जा रहा है, उस चीज़ को हम लोगों को अगर हैंडल करना है तो ये कोयला ही कर रहा है, ठीक है। अभी देखो एसेंशियली हमारे शुरुआती में हम जो इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं, अभी घर बनाना हो सीमेंट की ज़रूरत लगेगी। सीमेंट कहाँ से बन रहा है? सीमेंट को बनाने के दरमियान में कोयला का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो गाड़ी बन रहा है, तुम्हारा जो भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जो भी है इलेक्ट्रिकल के सामान वो बन रहे हैं, तो आयरन ओर जब निकाला जाता है ज़मीन से, तो भैया उसको भी वो ओर के फॉर्म में होता है, वो बना बनाया नहीं होता। तो उसको बनाने के लिए डैम में भी कोयला का ज़रूरत होता है, ठीक है। आपको उसको स्मेल्ट करना पड़ता है, तो उस तब जाकर के वो एक यूजेबल फॉर्म में बनता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उसके बाद ऐसा आज तो ऐसा एक भी घर में नहीं है कि भाई ये नहीं है। अगर आपको चाहिए कि भाई कोयला ना निकले, कोयला ये ना निकले, तो भैया आपको आपकी एनर्जी, आपके रिक्वायरमेंट पे आपको अपने
अपने डिमांड पे थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा, जो कि अभी अभी के सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ चल रही है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी कोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लोहा आयरन सब कुछ जो बनाना है उसमें भी इस्तेमाल होता है। सीमेंट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, रेसिन्स, ये सब जब बनाना होता है तो उस वक्त भी हम लोगों का कोयला इस्तेमाल करता है। और इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी में तो लगता ही है, क्योंकि अगर हमारे पास कोयला है तो हम एनर्जी, हम अपने पास जो हमारे को जो एनर्जी चाहिए हम उसको खुद से जनरेट कर पा रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो हमको बाहरी देशों पर जाकर के डिपेंडेंट होना पड़ता, बाहरी देशों से डिमांड करना पड़ता कि मुझे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, और जिसके लिए हमारा जो सॉवरेनिटी है, भारत की जो संप्रभुता है, वो खतरे में आ सकती थी। तो इस तरीके से ये चलता है। तो भाई देखो, अगर कोल की लोकेशन की हम बात करें तो सबसे पहले ये छोटा नागपुर, हम लोग जिस रीजन में है छोटा नागपुर रीजन में, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिजर्वियर है। ठीक है, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये सब देखो, ये जो सी दिख रहा है ना, सी लिखा हुआ, ये सारा सी जो है वो कोल का है, और सबसे ज़्यादा सी यहाँ दिख रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कोल यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आयरन ओर फील्ड, ये सब कुछ भी देखो, इधर छोटा नागपुर की तरफ, इधर इस तरीके से तो लोकेशन है। अब और ज़्यादा डीप डाउन जाएँ तो हम लोग हैं झारखंड में। झारखंड को माना जाता है कि भैया मिनरल हब है इंडिया का। मिनरल हब मतलब कि यहाँ पर ही पूरी तरीके से सब कुछ मिनरल्स मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि झारखंड में बात करें तो झरिया कोलफील्ड हो गया, बोकारो कोलफील्ड हो गया, नॉर्थ कानपुर करणपुरा जो हो गया, अभी हमारा हजारीबाग, रांची, चतरा, ये वाला जो रीजन है जिसमें ही गोंदलपुरा कोल ब्लॉक आता है। ठीक है, उसके बाद साउदर्न करणपुरा कोलफील्ड, रामगढ़ कोलफील्ड, गिरिडीह, गोड्डा, डाल्टनगंज, रानीगंज, ये सारे झारखंड में मिलेंगे। और ये देखो कि सारे कोल वाले रीजन हैं। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब देखो झारखंड ये है भैया, अब झारखंड ये है, और झारखंड में ये कामता, केरेडारी, बेंगवरी, पतरा और इधर बड़कागांव का एरिया पूरा ये कोयल वाला फील्ड में है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं वो देखो, ये थोड़ा सा एनटीपीसी कोल माइंस का पिक्चर्स है, सैटेलाइट पिक्चर है। ये एनटीपीसी का पावर स्टेशन है। और इस तरीके से जब कोयला एक्सट्रैक्शन होता है तो पूरी तरीके से डस्ट पड़ जाती है। डस्ट तो तुमको रास्ता में मिलेगा, और इधर जो है यहाँ गड्ढा हो जाता है, चांसेस बन जाते हैं, लैंडस्लाइड के चांसेस बन जाते हैं, लैंड कोलैप्स करने के चांसेस बन जाते हैं, अर्थक्वेक आने के चांसेस, भूकंप आ सकता है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स बनते हैं। और इससे जो आसपास के जितने भी रीजन्स हैं उसमें जो लोगों का लाइवलीहुड है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। ये भी रीजन देखो, और ये कन्वेयर बेल्ट है, इससे जो चीज़ें कोयल जो है वो जाता है, और इसके साथ में जो रोड गया हुआ है वो भी पूरी तरीके से परेशानी देने वाला ही है। ठीक है, अब तो ये एलोकेशन होता कैसे? ठीक है, कोल का इंपॉर्टेंस समझ गए, कोल, लैंड, सब कुछ समझ गए। अब ये एलोकेशन होता कैसे है, कैसे मिलता है कोई भी कंपनी को? आप अडानी की विरोध कर रहे हो, अडानी कंपनी को ये चीज़ें मिली कैसे, इस पर बात करते हैं। तो अडानी, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो अडानी पर्सनली उसी को तो नहीं देती है, अडानी कराती है ऑक्शन। ऑक्शन मतलब कि बिडिंग, नीलामी कराती है कि भैया ये क्षेत्र में है, यहाँ कोयला एक्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि भारत को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब उस दरमियान में बहुत जिसके पास पैसा है वो सारी कंपनियाँ जाती हैं और उस बिडिंग में पार्ट लेती हैं, उस ऑक्शन में पार्ट लेती हैं। तो उस दरमियान जो है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो 2020 में गोंदलपुरा कोल ब्लॉक को फर्स्ट जो राउंड था बिडिंग का उसमें वो जीत जाती है। ठीक है, तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करती है माइनिंग लीज को। ठीक है, बड़े बड़े जो मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स, उनमें, और अगर छोटे हैं नॉन मेजर मिनरल्स है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पकड़ी बरवाडी का जो है उसको। तो पकड़ी बरवाडी से ये केस स्टार्ट होता है, और अगर मोर एक्यूरेटली कहें तो ये 2000 के आसपास का ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट आने लगी थी 2000 के आसपास में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ के केस स्टडीज से समझते हैं। ठीक है, पकड़ी बरवाडी का जो कोल ब्लॉक है, पकड़ी बरवाडी, वो उसमें दो प्रोजेक्ट नाम है। ठीक है, एक तो पकड़ी बरवाडी कोल ब्लॉक और एक बादम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्वायरिंग अथॉरिटी कौन है? यहाँ एनटीपीसी, सबको जान रहा है नाम एनटीपीसी। ठीक है, लोकेशन बड़कागांव और केरीडारी ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स में इधर एनटीपीसी का चल रहा है। ठीक है, 12,000 एकड़ ज़मीन की बात है। ठीक है, जिसमें से 40 विलेज इफेक्ट होने वाले हैं और हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ के लोग जो हैं उन लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है वो समझते हैं। इन लोगों का कहना है, अगर यहाँ के लोगों को देखो तो ये पूरी तरीके से रैयत है, रैयतवारी सिस्टम पढ़े हो, रैयत है। अब यहाँ पे जो लोग भी हैं वो मेनली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो यहाँ पर ही अप्लाई हो जाता है 5th शेड्यूल। ठीक है, 5th शेड्यूल अप्लाई हो जाता है। तो भैया अगर आप इसके क्षेत्र में ज़मीन लेना है तो भैया बिना ग्राम सभा के कंसेंट से, बिना ग्राम सभा के आज्ञा से आप किसी भी ज़मीन को ट्रांसफ़र या इधर उधर खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन लोगों का क्या कहना है कि भैया सबसे पहले अगर ज़मीन लिया जाता है तो हमारा जो है लॉस होगा। हमारा जो फर्टाइल लैंड है जिसमें हम साल में 3 बारी क्रॉप्स उगाते हैं, 3 बारी हम हार्वेस्ट करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, 3 बारी नए नए क्रॉप्स लगाते हैं, वो चीज़ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्टाइल लैंड, हमारा जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वो खतरे में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इन लोगों का ये भी कहना है कि जो कंपनी ले रही है हमसे, जो लैंड ले रही है, ज़मीन ले रही है, उसमें हमारा जो कंपनसेशन मिलता है वो कंपनसेशन उचित नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन मिलना चाहिए था लारा एक्ट 2013 के मुताबिक, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट के तहत, जो कि ये कहता है कि कितना भी प्रॉपर्टी आपके पास है और उस प्रॉपर्टी को अगर कोई ले रहा है, कंपनी एक्वायर कर रही है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, जो ठीक है मार्केट में जो ओपनली जो वैल्यू होगा उसका 4 गुना आपको
गवर्नमेंट या जो कंपनी उसके बिहाफ पे है वो आपको प्रोवाइड करेगी, और वो 4 गुना नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 20 से 24 लाख पर एकड़ मिल रहा है, जो कि लारा के एक्ट के तहत ये कम है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस है। ठीक है, गवर्नमेंट और कंपनी कहती है कि हम आपसे, अगर यहाँ से जगह से आपसे हम उठा रहे हैं तो हम आपको हर घर में एक एक नौकरी देंगे, हर लोगों को देंगे। ठीक है, पर घर एक जो भी घर उठ रहा है उसमें से एक को कैंडिडेट को हम नौकरी देंगे। ठीक है, कंपनी को। लेकिन ये भी फुलफिल नहीं है, नौकरी नहीं मिलता है। एक्चुअली करता क्या है कंपनी कि काम करने वाले को बाहर से बुला लेता है, आउटसोर्स कर देता है अपने वर्क को। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं जिनके ज़मीन गई हैं उन लोगों को नौकरी नहीं है। ठीक है, फिर इन लोगों का कहना है कि जो कंपनी है वो वायलेशन कर रही है कानून का उल्लंघन कर रही है। कैसे? तो भैया ये जो है कंपनी, वो जो कोयला एक्वायर करने के लिए जो ज़मीन चाहती है वो जो है वो किस एक्ट के तहत चल रही है? कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत, जो कि ये अलाउ करता है कि आप ज़मीन ले सकते हैं बिना किसी कंसेंट के, ज़मीन ले सकते हैं किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी जगह से। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तो भाई ओल्ड हो गई हैं। हमारे पास आ गया है लारा एक्ट, हमारे पास आ गया है पेसा एक्ट, जो कि इसके वायलेशन करता है। लारा एक्ट में यही बात कि भैया आपका जो मार्केट वैल्यू में जो प्रॉपर्टी का जो प्राइस होगा उसका 4 गुना देगा। ठीक है, जो कि कंपनी नहीं कर रही है। कंपनी चल रही है कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत, जो कि इसमें कंसेंट लेना भी जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये था पीपल या यहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे उनके पर्सपेक्टिव। अब आगे देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में स्टेट या कंपनी क्या कहती है। स्टेट और कंपनी कहती है, एनटीपीसी हो गया या एनटीपीसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो मिला हुआ, वो क्या कहती है कि भैया हम तो भाई राष्ट्र के हित में कर रहे हैं, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए कर रहे हैं, हमारा लार्जर पब्लिक गुड है, मतलब हमें बहुत सारे लोगों को हमारा इलेक्ट्रिसिटी देना है, हमारे एनर्जी देना है, इसलिए ये चीज़ें हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि भैया ये लोग जो है ना, ये हम लोग क्या है कि हम लोग जितना उचित मूल्य होगा, उस मूल्य वहाँ का जो वैल्यू होगा लैंड का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है बेस्ट रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट पैकेज है उस एरिया में, वो हम लोग देते हैं। ये कंपनी का कहने का है। ठीक है, उसके बाद कंपनी ये भी कहती है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट एक्चुअली में जेन्युइन है ही नहीं, प्रोटेस्ट जेन्युइन नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जैसे कि कोई लोकल लीडर्स हो गए वहाँ के, उन लोकल लीडर्स के जरिए इस चीज़ को इंसिस्ट किया जाता है, मतलब कि और ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप जानबूझ करके इस तरीके का प्रोटेस्ट करो। जैसे कि ये सोर्स है, कहीं सोर्स से लिया गया है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी का कहना है कि जैसे कि पहले यहाँ बड़का गांव की अगर हम बात करें तो फॉर्मर पहले जो एमएलए रह चुके योगेंद्र साहु, एमएलए निर्मला देवी, एमएलए अंबा प्रसाद, इन लोगों का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो सकता है? वोट बैंक हो सकता है, वोट पॉलिटिक्स हो सकता है। तो इसके तहत वो लोग जाकर के इंसिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और कर रही हैं। ये कंपनी का ब्लेम है, मेरा नहीं है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अब जिसमें इस तरीके से प्रोटेस्टर्स उग्र हो जाते हैं कभी कभी, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि भैया हेवी सिक्योरिटी लगाती है, जिसके लिए पुलिस को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, ताकि मेंटेन रहे लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनी रहे और किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से हार्म ना हो। इसके लिए बहुत बड़े मात्रा में पुलिस को लाया जाता है, जिसलिए कि कभी कभी हम लोगों को पुलिस और लोगों के बीच में कन्फ्रंटेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। सफरिंग और आउटकम की हम बात करें तो भैया झेल तो लोग रहे हैं, यहाँ के जो लोग झेल रहे हैं ना, कंपनी को क्या झेलना है, तो लोग क्या झेल रहे हैं, तो जो लोगों देखेंगे कि भाई वो लोगों को डेथ और वायलेंट रेप्रेशन देखने के लिए मिलता है, दबाव देखने के लिए मिलता है, और कभी कभी डेथ। ये बड़का गांव पकड़ी बर्बादी जो इंसिडेंट था, वो सबसे ज़्यादा कहता है कि मोस्ट सीवियर इंसिडेंट में हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर 2016 की बात है, अक्टूबर 1 2016 की बात है, जहाँ पर जो है पीसफुली, शांतिपूर्वक कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट कंपनी के विरोध में, और वहाँ पर ही ओपन फायर कर दिया जाता है। और ओपन फायर जब किया जाता है तो उस वक्त जो है 5 विलेजर मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग इंजर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है, क्षतिग्रस्त भी होता है। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ का लोगों का क्या कहना है कि भैया पुलिस जो है वो हमें हैरेस कर रही होती है और हमारे नाम का झूठा केस फाइल करती है। ठीक है, जो भी लोकल लीडर्स हैं या जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पे गैस अटैक करना, फेंकना, ठीक है, उसके बाद अरेस्ट कर लेना, उसके नाम का नेमलेस एफआईआर फिल करना, ये तरीके से चल रही हैं। और ज़बरदस्ती जो है उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, और अगर कोई प्रोटेस्टर्स है तो उनको घर घर जा करके उनके घर से उनको निकाला जा रहा है और उनको टारगेटेड किया जा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए डोर टू डोर जाकर के उनको सर्च किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। फिर कहते हैं कि फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। ठीक है, फोर्सफुली हमारे घर को गिराया जा रहा है, हमारे प्रॉपर्टी को डिमोलाइज किया जा रहा है। जैसे कि एक जुगरा विलेज जो है पूरी तरीके से वहाँ से निकल चुका है, बहुत सारे विलेज है लेकिन एग्जाम्पल में एक जुगरा विलेज, ठीक है, वहाँ से लोगों को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। ठीक है, बिल्डिंग्स वैसी ही हैं, सारे घर से सारे लोग निकल चुके हैं, मन तो नहीं है बट निकल चुके हैं, और उतना कंपनसेशन भी नहीं है। उसके बाद इस तरीके से चीज़ें
तो भाई उसका जो फैमिली है, जो घर से वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ रहा है, उसकी आर्थिक तंगी आ रही है। आर्थिक तंगी आने के कहने का मतलब है कि भैया उसका जो लाइवलीहुड था, उसका जो ज़मीन था, ज़मीन जो था उसका पैतृक ज़मीन था, वो चला गया, उसका रोजी रोटी चला गया, और तुम उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लमैटिक है, और जिसकी वजह से उसके पास किसी भी तरीके की कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, और वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चला जा चुका है। ठीक है, जो प्रॉमिस किया था कि फैक्ट्री जॉब्स देंगे वो भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा, अभी अगर हम कन्फ्लिक्ट स्टेटस की बात करें तो पकड़ी बरवाडी इधर से स्टार्ट होता है और आज तक ये स्टार्ट है और अभी भी एक्टिव है, वायलेंट है, जो कि हम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर गोंदलपुरा कोल माइंस और जो बादम कोल माइंस है वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये अभी हमेशा चल रहा है। तो अगर अब ऊपर से अभी हम लोग जितना भी डिस्कशन किए उसके अगर हम लोग रूट कॉज पर पहुँचे, ठीक है, कि भाई जड़ का जो मतलब मेन जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारा जो कानून है, जिस कानून के तहत जो कंपनी ज़मीन लेना चाहती है, वो कानून आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। हमें नए कानून को फॉलो करना चाहिए, और उस कानून के तहत अगर फॉलो करेगी तो जनता भी खुश, कंपनी भी खुश, लेकिन कंपनी का थोड़ा सा उसमें ज़्यादा जाएगा, इसीलिए वो कंपनी चाह नहीं रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाते हैं जो कम्युनिटीज़ इस रीजन में है, वो चाहते हैं कि जो भैया आर्ग्यू करते हैं कि जो CBA एक्ट है, जो कोल बियरिंग एक्वाजिशन वाला एक्ट था, ठीक है, वो 2 मॉडर्न लॉ को वायलेट कर रहा है, जो लारा एक्ट है और फॉरेस्ट एक्ट है। लारा एक्ट बता चुके हैं कि भैया जितना भी प्रॉपर्टी है उसका 4 गुना मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये लोग अगेंस्ट में है। ठीक है, कि भाई उतना मिल ही नहीं रहा है जितना मेरा प्रॉपर्टी का ये है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो है, उसमें ये बात कहा गया फॉरेस्ट राइट एक्ट में कि अगर कोई ज़मीन लेता है तो भैया सबसे पहले ग्राम सभा, विलेज काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप किया जाएगा। लेकिन जो कम्युनिटीज़ कहते हैं कि भैया इस चीज़ को कंपनी के जरिए बाईपास किया जा रहा है, इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड है। ठीक है, इसको ध्यान में ही नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो ये तो मेजर कारण है। चलो, तो ये बड़कागांव वाले रीजन में हम लोग देख लिए। ठीक है, कि कुछ कुछ तो इस तरीके से प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम हम लोग समझे, जिस तरीके से लोगों का सफरिंग हो रहा है, जो तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सब कुछ है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़कागांव फील्ड में नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया लेवल पे भी हो रहा है। हसदेव जंगल है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का जाना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइवलीहुड का, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और अगेंस्ट द पुलिस जो है उसके विपरीत में है। ठीक है, अडानी ग्रुप वहाँ पर भी है। न्यामगिरी हिल ओडिशा, ये पास्ट का है, लेकिन ठीक है, प्रोटेस्टर्स इसमें जीत गए थे। ठीक है, ग्राम सभा उसके बाद रिजेक्ट किया गया। ठीक है, नहीं होगा भाई, कंसेंट नहीं दिया। ठीक है, फिर जगदीश सिंहपुर, ठीक है, ये भी पॉस्को का है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट को बंद किया गया 2017 में। ठीक है, गंध मर्धान हिल्स जो कि ओडिशा में है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, प्रोटेक्ट ये थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, 1980 की बात है। लेकिन अभी जो है फिर रिसेंट में इसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके, गोड्डा झारखंड में भी सेम प्रॉब्लम है। सफरिंग में देखो तो भाई मैनिपुलेशन हो रहा है लॉ का। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ है कि भाई ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई स्टॉप करो लैंड एक्विजिशन को, हमारा फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है उस चीज़ को ये करो। फिर कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, फिर राजगंजपुर है। ठीक है, सब जगह देखो तो एक ही तरीके के इशूज़ हैं, जो इशू यहाँ पर ही हैं। ठीक है, सबका मेन कॉमन इशू। इस तरीके से इन्फॉर्मल इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर कोल कंपनीज आती हैं, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्शन करती हैं, तो कुछ तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले एयर डस्ट और पॉल्यूशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पूरा हम लोग को तो भाई ऑपोसिटी जो होता है ना, वो पूरी तरीके से बन जाता है, जीरो विजिबिलिटी देखने के लिए मिलता है, इसके इतने डस्ट उड़ते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, उसके बाद कोल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो भैया जो है हमेशा कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला गया कि कन्वेयर बेल्ट बनाओ, लेकिन कन्वेयर बेल्ट के बावजूद जो है ओवर डंप जो होता है वो करते हैं लोग। ठीक है, बड़े बड़े गाड़ियों में। उसके बाद इसके जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जब तो बहुत सारा फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है। उसके बाद जो नदियाँ वहाँ से जा रही हैं, उस नदी को दूसरे सोर्स में चैनलाइज किया जा रहा है, जिसमें बदमाही जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रही है। फिर वाटर कंटेमिनेशन, वाटर पॉल्यूटेड हो जा रहा है। गोड्डा की तरफ का जो वाटर है पूरी तरीके से, जो यहाँ से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, पूरा कंटामिनेटेड है। वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी विकलांग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इतने लेवल तक जा चुका है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से बेकार चला जा चुका है, ग्राउंड वाटर का भी और ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका है, नीचे जा चुका है वो। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जो भी जंगल ज़मीन में जो भी रहते थे जानवर, ठीक है, उन सब का भी घर जा रहा है, पूरी तरीके से जा रहा है। बहुत सारे जो हैं वो जीव जंतु वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसका वायलेशन हो रहा है, जो बड़कागांव रिजर्व फॉरेस्ट में कंसिडर किया गया था, और इसका वायलेशन हो रहा है, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके के ये इशूज़ चल रहे हैं। तो भाई जुडिशरी कहाँ है, जो न्यायपालिका है वो क्या शांत बैठी है, वो क्या कहती है इन सारे मुद्दों पर? इतना तो चल रहा है इशू, तो कभी तो हाईलाइट हुआ होगा। तो ये क्या कहती है, तो झारखंड हाईकोर्ट जो है वो एग्जाम्पल पकड़ी बरवाड़ी का लेता है, और ये क्या कहता है कि भैया ये पूरी तरीके से रोका है, कई बार कंपनी को रोका है, और कंपनी को रोकने के दरमियान में वो कई बार बोला है कि भैया आप जो है ना रिमूव कर रहे हो, ठीक है, लोगों को हटा रहे हो, वो इलीगल है,
अगर तब तक जब तक आप उनको एक अच्छा कंपनसेशन नहीं दे देते हो तब तक वो इलीगल है, इसलिए उन लोगों को उनके मुताबिक कंपनसेशन दो तो ही ये बात सही है, नहीं तो आप जो काम कर रहे हो वो इलीगल है। एक हमारे पास एनजीटी आता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है। इसका भी ये कहता है कि कंपनी पर ये बहुत सारे वायलेशन लगाता है। कंपनी कहती है कि भाई तुमने बहुत सारे रूल्स वायलेट किए हैं, तुमने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट किए हैं, तो इसके लिए तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा। जैसे कि तुमने पॉल्यूटिंग किया है वाटर बॉडी को पूरी तरीके से कंटेमिनेट कर दिए हो, ग्रस्त कर दिए हो, तो उसके लिए तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। तुमने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर फील्ड था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो लोग खेती कर रहे थे उस चीज़ को बर्बाद कर दिए हो, उसके लिए तुमको जो है पैसा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो है पूरे एग्रीकल्चर लैंड को जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड था उस पर ओवर बर्डन कर दिए हो। तुम क्या कर दिए हो, डंपिंग जो है उधर से एक्सट्रैक्ट कर करके तुम वहाँ पर ही ला करके रख दे रहे हो, ठीक है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए तुम पैसा दोगे। फिर एक मैंडेटरी था कि भैया आप ग्रीन बेल्ट बनाओगे मतलब कि पेड़ लगाओगे साइड से, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, ठीक है, माइन और हैबिटेशन के बीच में, लेकिन ये चीज़ भी तुम नहीं की हो तो इसके लिए भी तुमको फाइन देना पड़ेगा। ये था एनजीटी का स्टैंस। अब सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया हम इस डेवलपमेंट के साथ नहीं जा सकते हैं जहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको इफेक्ट हो रहे हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को भी साथ में ध्यान में लेकर के चलेंगे, और ये होता है ना सबका साथ और सबका विकास, ठीक है, इस मुद्दे के साथ चलेंगे। और अगर ये नहीं है तो ये नहीं चलेंगे, मतलब कि हालांकि ये सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट की मोटो है, गवर्नमेंट का लाइन है, लेकिन एक इनडायरेक्टली हम इंटरप्रेट करें तो इस तरीके से चलता है कि भाई मार्जिनल कम्युनिटीज़ को भी ध्यान में रख करके चलो, ठीक है। वो डेवलपमेंट पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पहले उनका भी ध्यान रखो तब डेवलपमेंट की बात करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था, ठीक है। ओके, तो अभी क्या देख सकते हैं, हम लोगों के पास कुछ सॉल्यूशन है कैसे ये जो चीज़ें चल रही हैं इतने दिनों से, वो उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उस चीज़ों को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये जो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो पहला तो फाइनेंशियल जस्टिस करो, ठीक है, जो आर्थिक न्याय है वो करो ना भाई। तो उसमें यही बात है कि भैया शुरुआती में देखो तो उन लोगों कंपनी कितना कम अमाउंट दी, 7 लाख पर एकड़, ठीक है, 7 लाख पर एकड़, जो कि बहुत कम है। उसके बाद फिर से जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसको रिवाइज किया गया, 20 लाख पर एकड़ बात किया गया, जो कि 20 लाख पर एकड़ किया है। इसके बावजूद भी ये जो पैसा है वो LARR, ठीक है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन वाला जो एक्ट था उसके मुताबिक ये कम है अभी भी, ठीक है। इसमें क्या था, 4 टाइम मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो भी अभी भी कम है। लाइवलीहुड की बात करें तो भैया आपने बोला था कि भैया जो भी जिसका ज़मीन जाएगा उसको हम लोग जॉब देंगे, जॉब नहीं दे रहे हो तो लाइफ टाइम उसको जॉब दो, ठीक है, एलिजिबल जॉब दो, ठीक है। और ये तो करो ही करो, साथ में जिसकी ज़मीन जा रही है उसको अपने कंपनी का भागीदार बनाओ, सिर्फ नौकरी तक ही सीमित मत रखो। डेवलपमेंट करना है तो उसको साथ ले करके चलो, उसके बाद डेवलपमेंट करो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पैसा दे रहे हो और उसको निकाल दे रहे हो, तुम कंपनी जो है आउटसोर्स कर दे रहे हो, वर्कर को दूसरी जगह से बुला रहे हो, नहीं, उसको स्टेक होल्डर बनाओ उतने कंपनी में, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में बात करा है कि भैया सबसे ज़्यादा आपने वाटर कंटामिनेट किया, वाटर डिप्लेशन किया है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, तो इस सब चीज़ को ठीक करो, ठीक है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो ये भी कहती है, चट्टी बरियातू जो केरेडारी तरफ है, ठीक है, उस पर कहती है कि भैया पॉल्यूशन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखो, ठीक है, ये इम्पोज करी है। फिर क्या, एक मॉनिटरी बनाओ, एक कमेटी बनाओ, इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसमें ये वेरीफाई करेगी कि सारे जो कंपनसेशन मिल रहे हैं वो कंपनसेशन न्याय उचित हैं या नहीं है, जितना मिलना चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरीके की बॉडी बनाओ जो चेक करेगी और वो बताएगी कि हाँ कंपनसेशन उचित है नहीं है, ठीक है, इस तरीके की बॉडी बनाओ। ओके, तो बात करें तो हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यहाँ से हम लोगों का पूरा डिस्कशन हुआ और अब एंड जो कर रहे हैं हम यहाँ कर रहे हैं एंड भगवत गीता पर, ठीक है, इस पे एंड कर रहे हैं। अब आखिर में क्या कहते हैं भगवत गीता में, इस कोट को क्या, हम कोट को यहाँ कोट क्या कहेंगे, अज्ञान जन जिस प्रकार आसक्ति से कर्म करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी जन को भी अनासक्त होकर के लोक संग्रह संसार के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही काम कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को तो संसार कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये गीता में अध्याय 3 श्लोक 25 में लिखा गया है, ठीक है। और ये अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें तो ये कहते हैं ये केवल विस्थापितों की लड़ाई नहीं है, हम जो कानून और न्याय को समझते हैं हमारे लिए यह लोक संग्रह का कर्तव्य है, हम न्याय के मार्ग पर चले और दूसरे को भी प्रेरित करें। तो भैया सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सभी को न्याय मिले। अब आप क्या समझते हो, आपका क्या स्टैंस है, ठीक है। अब हम एक बात बोले थे, एक्सप्लॉइटेशन और डेवलपमेंट, ये जो हो रहा है वो डेवलपमेंट है या एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण किया जा रहा है लोगों का, आप बता सकते